नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए समकालीन लेखिका डॉक्टर आशा पांडे जी की लिखी कहानी सुगंध अब फैलेगी। यूं तो स्थिति का बदलाव तथा चीजों के स्थान का हेर फेर करके उसे नया रूप प्रदान कर देना उसका प्रिय शौक था। वह कुछ दिनों में कमरे को परिवर्तित कर देती थी। सीमित और पुराने साधनों के साथ ही वह नित्य नूतनता का प्रयास करती रहती थी। लेकिन कमरे को नया रूप देने के लिए आज उसके घर में जो हो रहा है वह उसे असहस्र है। आज से 25 साल पहले वह ब्याह कर इस घर में आई थी। यद्यपि घर छोटा था लेकिन सभी के लिए भरपूर व्यवस्था थी। आंगन के पास वाले सबसे बड़े और हवादार कमरे में जेठ जेठानी का साम्राज्य था। बरामदे से लगकर जो कमरा था वह अपने बाहरी परिवेश और रात रानी की गंध को स्वयं में समेटने की वजह से देवर को प्रिय था। वहां बैठकर वह खिड़की के सामने की गली में जाने वाले लोगों का सूक्ष्म निरीक्षण कर सकते थे। निरंतर पढ़ाई की एक रस्ता को विविध रंगीन रसों से मिटा सकते थे। बैठक के पीछे का वातावरण विहीन कमरा अपने छोटे आकार और हवा की समुचित व्यवस्था न होने की वजह से मात्र भंडार घर के लिए उपयुक्त था। चौथे कमरे यानी बैठक में ससुर जी का आधिपत्य था। बड़े से आंगन में एक बरामदा निकालकर उसके एक भाग में अस्थायी रसोई की व्यवस्था की गई थी। अब जब घर की हर जगह वस्तु विशेष या व्यक्ति विशेष के लिए निश्चित थी तो दूसरी बहू यानी कि उसे देने के लिए वही बीच का भंडार घर बचा था। तय हुआ कि सासू माँ की गृहस्थी रसोई के बगल में ही आंगन के बरामदे को थोड़ा और घेर कर उसमें स्थानांतरित कर दी जाए और उस कमरे की आंगन की तरफ वाली दीवार को तोड़कर वहां एक खिड़की बनाकर दूसरे नंबर वाले बेटे बहू को दे दी जाए। बस तब से लेकर आज तक हजारों रंगीन सपने उसने उसी कमरे की चारदीवारी में देखे। उसी कमरे में पति के साथ मिलकर उसने भविष्य का ताना बाना बुना था। उसके हर्ष क्रोध दुख शोभ राग विराग का एकमात्र मूक गवाह वही कमरा था। फिर एक दिन उसके पति को मुंबई में नौकरी मिल गई, लेकिन नौकरी छोटी थी। उतनी कम आमदनी में मुंबई जैसे शहर में पत्नी का भी खर्च उठाकर माँ बाप के लिए कुछ भेज पाना संभव न होता। इसलिए उसे सास ससुर की सेवा में ही रहना पड़ा। वियोग के एकाकी पलों में भी वह कमरा ही उसका हमदर्द था। मकान की बाईं तरफ थोड़ी सी जमीन खाली पड़ी थी। उसमें 2 कमरे और बनाने का कार्यक्रम बना। अब चूंकि जेठ जी बेरोजगार थे और ससुर जी रिटायर हो चुके थे, इसलिए कमरे को बनाने में जो खर्च आएगा वह सब उसके पति को ही करना पड़ेगा। ऐसा निर्देश ससुर जी ने दे दिया। घर खर्च के लिए जो पैसे मुंबई से आते थे उसमें से सौरभ और प्रिया के दूध की व्यवस्था कर दी जाती थी। लेकिन अब उसमें कटौती होने लगी क्योंकि कमरे बनाना बच्चों के दूध से कुछ अधिक ही जरूरी था। बच्चे तो अब बड़े हो गए थे, उन्हें दाल चावल या दूसरी अन्य चीजें खानी चाहिए। सासू माँ का बेटा पैसे के लिए परदेश में पड़ा है और यहाँ ये बच्चे दूध भात खाकर ऐश कर रहे हैं। यह उन्हें कैसे बर्दाश्त होता? आखिर उनके बेटे की भी जान है। अकेला आदमी कितनों को पाले। सो दूध में कटौती कर कमरों के लिए पैसा इकट्ठा करना अनिवार्य हो गया था। न जाने कैसी किस्मत थी उसकी कि सासू माँ की किसी भी योजना यज्ञ में आहुति उसे और उसके बच्चों को ही बनना पड़ता। जेठानी चूंकि रौबदार घर की थी और साथ में भरपूर दहेज भी लाई थी, इसलिए वह सासू माँ के अंकुश की सीमा रेखा से परे थी। और अगर सासू माँ कुछ कहना भी चाहती तो नतमस्तक होकर सुन लेना जेठानी के बस की बात नहीं थी। उसकी बात और थी। उसे बचपन से ही उसकी माँ ने ऐसी शिक्षा दी थी कि सासू माँ के अन्यायपूर्ण व्यवहार का भी विरोध कर पाना उसके लिए असंभव था। न जाने उसे क्या हो जाता था। जबान तालू में चिपक जाती थी। वह जमाना भी कुछ और था। मन इतना विद्रोही नहीं हुआ करता था जितना कि आजकल की लड़कियों का। आवश्यकताएं बहुत सीमित थीं, दिल में बड़ा संतोष रहता था। किसी तरह विषम परिस्थितियों में भी धैर्य रखते हुए
वह संयुक्त परिवार को टूटने से बचाए हुए थी। देवर की शादी तक वो 2 कमरे बनकर तैयार हो गए थे। जगह की पर्याप्त व्यवस्था हो गई थी। शादी की भीड़-भाड़ में वे 2 कमरे बहुत काम आए थे। देवरानी को रहने के लिए वही कमरा मिला जिसमें उसके पति पहले से ही रहते थे। बगल वाली जमीन के दोनों कमरों को किराए से उठा दिया गया, जिससे कुछ अतिरिक्त आमदनी शुरू हो गई। देवर भी नौकरी पर लग गए। सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। परिवार के इतने सदस्यों के बीच आपसी मनमुटाव होता था, लेकिन वह ससुर जी के धीर गंभीर व्यक्तित्व और सुलझे विचारों की वजह से तथा सासू जी के दबंगपन से पुनः सामान्य हो जाता था। वैसे सासू जी जितनी अनुशासन प्रिय थीं, उतनी ही ममतामयी भी, सूझबूझ ऐसी कि पूछो मत। यही वजह थी कि परिवार मिलजुल कर चल रहा था। सास ससुर के देहांत के बाद तीनों भाइयों में मकान का बंटवारा हुआ था। बरामदा, बैठक, आंगन की रसोई तथा वही वाला कमरा उसके हिस्से में आया था। पीछे के दोनों बड़े और हवादार कमरे, आंगन, भंडार घर जेठ के हिस्से में गया था। देवर ने नए बने दोनों कमरों पर अपना अधिकार जमा लिया था। अब बंटवारे में मिले अपने दोनों कमरों को उसने नए ढंग से सजाना शुरू किया। आगे की बैठक ही बनी रही। फर्क सिर्फ यह पड़ा कि उसमें सौरभ और प्रिया के पढ़ने की तथा किताब कॉपी रखने की व्यवस्था कर दी गई। बीच वाले कमरे में पलंग के बगल दीवार से लगकर 2 फुट चौड़ा 4 फुट ऊंचा ओटा बनवा लिया। ओटे के नीचे 3-4 रैक निकलवा लिए। अब ओटे के नीचे के खानों में तथा ओटे के ऊपर भी सामान रखा जा सकता था। जरूरत पड़ने पर ओटे पर बिस्तर बिछाकर एक जन के सोने की व्यवस्था हो जाती थी। पति नौकरी के सिलसिले में मुंबई में ही रहते थे। उसके और उसके 2 बच्चों के लिए वह 2 कमरों का मकान पूरी तरह पर्याप्त था। उन्हीं दोनों कमरों में वह विविध हेर फेर कर अपनी कल्पनाशीलता तथा कला प्रियता का परिचय देती रहती थी। जब पति रिटायर होकर घर में रहने लगे तो जगह की थोड़ी कमी महसूस की गई। छत के ऊपर एक कमरा बनवाने का प्रस्ताव पारित भी हो गया था, लेकिन पति का हाथ तंग था और फिर प्रिया की शादी भी करनी थी, सो वह प्रस्ताव पारित होते ही निरस्त हो गया। सीमित आमदनी वाले लोगों के यहाँ इसी तरह अनेक योजनाएं बनती और बिगड़ती रहती हैं। हाँ, योजना बनाने का सुख और कल्पना में ही उसे भोग लेने का एहसास ये साधन विहीन लोग बखूबी जानते हैं। आखिर सोचने में तो पैसा नहीं लगता, फिर क्यों ना ऊंची उड़ान भरी जाए। लेकिन सपनों के ध्वस्त होने पर इन्हें दुख नहीं होता, ये इसके अभ्यस्त होते हैं। सौरभ बड़ा हो गया था। पढ़ाई पूरी करके शहर के ही एक स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई थी उसे। उसके पिता ने उसका विवाह तय कर दिया। बहू को देने के लिए एकमात्र वही बीच वाला कमरा था। उसने उसे खाली किया। कमरे का पलंग बाहर के बरामदे में डाल दिया गया। छोटे मोटे सामान, कुछ रसोई तथा कुछ बैठक की बंद अलमारी में रखे गए। बहू को दहेज में डबल बेड, श्रृंगारदान, बड़े बड़े बक्से आदि मिले थे। जब उसका सामान बीच वाले कमरे में लगाया जाने लगा तो मात्र डबल बेड से ही वह कमरा 2/3 से अधिक भर गया। श्रृंगारदान तथा बड़े बक्से को रखने के बाद तो वह पूरा भरा जा रहा था। इसलिए कमरे को थोड़ा बड़ा आकार देने के लिए आज उसका ओटा, जिसको बनवाने के बाद उसने राहत की सांस ली थी कि चलो सामान रखने और आराम करने दोनों की व्यवस्था हो गई, तोड़ा जा रहा था। बहू के आते ही घर में उसकी सुविधा के लिए तोड़फोड़ उसे पसंद नहीं आया था। उसे लग रहा था कि उसके साम्राज्य पर अचानक आक्रमण हो गया है और उसे किन कर्तव्य विमूढ़ हो हार मान लेना पड़ रहा है। स्वामित्व का सुख वह भोग चुकी थी। सब कुछ उसका अपना था। कहाँ क्या रखना है, कहाँ से क्या हटाना है, इसका निर्णय वह ही लेती थी। अचानक एकाधिकार पर अंकुश लग रहा था। पूरे मनोयोग से बनाई गई उसकी योजना, जो पहले पति और बच्चों द्वारा प्रशंसनीय थी, अब निरर्थक साबित हो रही थी। उसे बहू अपनी प्रतिस्पर्धी लगने लगी थी। उसके मन में नई बहू के प्रति स्वाभाविक प्रेम और ममता का अंकुर सूखता नजर आ रहा था। आते ही ऐसे लक्षण उसे याद आया वह दिन जब उसने भंडार घर की सफाई करते करते गलती से चीनी के कनस्तर को
गेहूं की कोठी के पीछे रख दिया था। कितना नाराज हुई थी उसकी सासू माँ। मजाल क्या कोई उनकी व्यवस्था में टांग अड़ाता। वैसे अगर वह किसी बात पर नाराज होती थी तो दिन भर शुरू ही रहती थी। उसने तो मन ही मन उनका नामकरण भी कर दिया था, विविध भारती। अपनी इस दबी शरारत को याद कर आज भी उसके होठों पर हंसी आ गई। बरामदे में बैठकर वह ओटा तोड़ने की खटखट आवाज सुन रही थी। ओटे का बिछो उसे आत्मिक जन के बिछो से कम नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था हथौड़े का हर वार उसके सीने पर ही हो रहा है। उसके पति कैसे चुपचाप यह काम करवा रहे हैं। कम से कम उन्हें तो पत्नी की भावनाओं को समझना चाहिए था। उसने पति के लिए, पति के परिवार के लिए हमेशा त्याग ही किया है। कोई ख्वाहिश नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई शिकायत नहीं। हर परिस्थिति में समझौता कर लेना उसकी आदत बन गई थी। आज उसकी इच्छा हो रही थी कि उसके पति उसके पक्ष में कुछ बोलें। क्या सच में कमरा इतना छोटा है कि उसमें बहू का सामान नहीं आ सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। श्रृंगारदान पलंग के बगल में रखा जा सकता है और टीन के बड़े बक्से को ओटे के ऊपर। छोटे मोटे अन्य सामान के लिए पलंग के नीचे की जगह पर्याप्त है। कमरा थोड़ा भर जरूर जाएगा, लेकिन ओटा तो टूटने से बच जाएगा। कुछ शोभ, कुछ क्रोध और कुछ उदासी में डूबी वह बरामदे में बैठी थी। तभी बहू आकर बोली, माँ आज खाने में क्या बना लूं? उसने चौंक कर बहू की तरफ देखा। कितना निश्चल चेहरा, वाणी में आदर और प्रेम का कैसा मिश्रण। आंखें नई दुल्हन के लिहाज से झुकी हुई, उसके अस्तित्व को शिरोधार्य करती सिर झुकाए सामने खड़ी चंद दिनों में ही काम की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले लेने वाली उसकी बहू आक्रमणकर्ता तो नहीं हो सकती। यह तो एकदम नाजुक कली है, इसे तो सहारा चाहिए, उसका अपना सहारा। इस कली की खुशबू पूरी बगिया में फैले, इसलिए उसे अपनी बासी सुगंध समेटनी पड़ेगी। नई कोपल पल्वित होकर आच्छादित हो सके, इसलिए ठूठ को हटना ही पड़ेगा। अपनी कर्तव्य परायणा बहू के लिए वह स्वयं ऐसा करेगी। पुराने ओटे का गम कैसा, आने वाली बहार क्या कम लुभावनी होगी। वह एक झटके से उठी, अपनी साड़ी को झाड़ मन की मैल को उड़ा दिया तथा बीच वाले कमरे में जाकर मजदूरों को काम जल्दी खत्म कर कमरा ठीक ढंग से साफ करने की हिदायत देने लगी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर आशा पांडे जी की लिखी कहानी सुगंध अब फैलेगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।